पत्रकारों के लेकर खास करके यह कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पत्रकारिता क्यों करनी चाहिए, पत्रकारिता से थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि पत्रकारिता का काम गांव की समस्या, आपके घरों की समस्या, आसपास की समस्या जो भी है उसको हम लोग खबर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं और इसके बाद उनका समाधान करना स्थानीय प्रशासन का काम रहता है। पत्रकारिता में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है और जो भी आए हम लोग पत्रकारिता करते हैं सिर्फ एक मान सम्मान के लिए करते हैं। और मेरा आप लोगों से भी आग्रह होगा, जिन्हें जब भी पत्रकारिता करने की चाह है, इच्छा है, जब भी कभी किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े, जो भी मेरे साथ मैं जानता हूँ, अपना अनुभव जरूर आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कि वे आए और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। विद्या की देवी मां सरस्वती और एपी पब्लिक स्कूल के हमारे आदरणीय गुरुजन और छात्र एवं छात्रागण ने बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पत्रकारिता और कविता दो विषय पर विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं विद्यालय प्रबंधन और हमारे प्रिंसिपल साहब दूसरा सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग जो क्षेत्र में करते हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या विषय हैं, या और अपने से जो छात्र छात्राएं हैं उनको क्या कर सकते हैं, इस विषय में बोलने का मौका दिया है। मैं फिर से विद्यालय प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकारिता और कविता ये दोनों समाज के एक सिक्के के दो पहलू हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कभी भी हमारे समाज के आसपास जो हो रहे हैं घटनाएं या जो भी हैं रचनात्मक कार्य, उनको समय समय पर अपने लेखनी के माध्यम से उठाते हैं, रखते हैं। और ये आज का विषय नहीं है। जब देश आजाद हो रहा था, जब हर चीज पे प्रतिबंध था, उस समय भी कवियों ने अपनी रचना से एक अमिट छाप छोड़ी थी। देश के लोगों में स्वतंत्रता के प्रति एक युद्ध जगाने का काम किया था और देश की आजादी में कवियों का मुझे ऐसा लगता था कि कोई बड़े मंच पे जाना बोलना तो भय लगता था कि क्या बोला जाए, मैं सही बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन इसी तरह कार्यक्रम में शामिल होते 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 मुझे अपने से बड़ों से सीखने के लिए मिला और पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरी रुचि बढ़ी। आज के दौर में पत्रकारिता एक बहुत बड़ा स्कोप है, जिसको आप जीवन में अपना सकते हैं। बहुत से अभी बच्चे ऐसे हैं या और लोग हैं जिनको लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर या और भी हैं, उनके पीछे ही एक मात्र भविष्य है। मैं हर चीज का सम्मान करता हूँ, लेकिन पत्रकारिता भी अच्छी चीज है। आप जानते होंगे आज बड़े बड़े चैनल के जो भी रिपोर्टर हैं, अंजना कश्यप है, रवीश कुमार है, बहुत बहुत हैं, तो ये सारे लोगों को हम इसलिए जानते हैं कि इनके विचार अच्छे होते हैं और एक खबर को बारीकी से जानते हैं और दिखाते भी।
संपादकीय पढ़ने का आप बच्चों को मेरा सलाह होगा कि अखबार में जो बीच का एक पेज आता है वो संपादकीय बहुत सुंदर होता है, अच्छे अच्छे लेखक का विचार उसमें आता है और संपादकीय पढ़ने की आदत हमें डालनी चाहिए। मीडिया के क्षेत्र में आने के लिए मास कम्युनिकेशन करके हम इस क्षेत्र में आ सकते हैं और इस तरह कवि अपने समाज और देश की बातों को अपनी कविता के माध्यम से रखते हैं। हम पत्रकार भी समाज में जो घटित घटनाएं हैं, जो सांस्कृतिक रचनात्मक कार्य हैं, उसको अपने अखबार के माध्यम से, खबर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ने के बाद आप न्यूज के माध्यम से वो समाज के सामने ला सकते हैं और उसका निदान भी होता है। ऐसे में पत्रकारिता आज के दौर में सम्मानजनक और अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा मंच है। आप पत्रकारिता के माध्यम से अपने करियर को बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और बुद्धिजीवियों के मार्गदर्शन में अच्छा सम्मान पा सकते हैं। मैंने डीएवी स्कूल के अक्सर रचनात्मक कार्यक्रम जो भी होता है उसको अपने खबरों के माध्यम से प्रमुखता से छापा और आगे भी प्रयास करूंगा कि हमारे प्रिंसिपल महोदय, हमारे आदरणीय गुरुजन, हमारे बड़े भैया यहाँ शशांक विक्रम जी भी हैं, ध्रुव भैया भी हैं, इन सारे लोगों के सहयोग से मैं और आपने जो अच्छा कार्य अब तक में किया है या कर रहे हैं और आगे भी जो करने की आपकी प्लानिंग है उसको और मूर्त रूप दे सकूं, मैं ऐसा प्रयास करूंगा। पत्रकारिता बहुत अच्छी चीज है। छात्र छात्रा इससे जुड़कर अपने समाज, अपने देश और नैतिक मूल्यों पर आधारित अपनी बात को समाज के साथ रख सकते हैं और एक अच्छा करियर आप व्यतीत कर सकते हैं। आगे आप भी पत्रकारिता से जुड़े और समाज में सम्मान पाए, मेरी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातें सुनकर उन बच्चों को प्रेरणा जरूर मिली होगी जो अक्सर सोचते हैं कि मैं माइक के सामने कैसे जाऊं, मैं समाज के सामने कैसे जाऊं, मैं भीड़ का सामना कैसे करूं। शायद आज उनकी हिचक समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपने अनुभव तथा बच्चों के लिए आशीर्वचन के शब्द लेकर मैं बुलाना चाहूंगी श्री आदित्य आनंद जी, न्यूज 18 इंडिया और जिला टॉप से। है नमन इस मातृभूमि, विश्व का सिरमौर भारत, तप तपस्या साधना के बिंब का प्रतिबिंब भारत। स्वर लहरियां उठ रही हैं, राह तप आराधना की, कोटि हृदयों में बसी है चाह तेरी साधना की, चाह तेरी साधना की। हाथी को नमन करते हुए मंच पर आसीन सम्मानित शिक्षकगण एवं हमारे सामने नवीन भारत के युवा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम आदित्य आनंद हुआ और झारखंड के सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया का गोड्डा जिला का मैं प्रतिनिधि हूं। मेरी उम्र अभी महज 21 वर्ष हो रही है और अपने जिले में सबसे छोटा पत्रकार मुझे कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि करीब 3 वर्ष पहले जो है मैं पत्रकारिता में आया था, जब मैंने 12th पास किया था और लॉकडाउन का समय था तो हमारे पास कोई काम नहीं था, मैंने एडमिशन नहीं किया हुआ था। मेरा एडमिशन जो है वो स्नातक के लिए नहीं हुआ था। तो उस वक्त जो है मुझे लगा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले गरीबों को, जिन्हें लॉकडाउन का जिन्हें असर पड़ा था, उन्हें खाना नहीं जुट रहा था, तो मैंने किसी नेता का सहारा लिया और उन तक खाना पहुंचाया, उनका नाम लिस्टिंग करके दिया। तो आपको बता दें कि हमारे सामने दर्जनों की, कई दर्जनों की संख्या में जो है युवा तरुणाई बैठे हुए हैं और सबके मन में कोई न कोई सपना होगा, जैसा कि सर ने बताया कि कोई
डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है। सबके कुछ न कुछ सपने होते हैं। किन्हीं को अपने पिता का सपना पूरा करना होता है, किन्हीं को अपने माता को दिया हुआ वचन पूरा करना होता है। लेकिन आज पत्रकारिता को नहीं कोई जान रहे। हम आपको बता दें कि आज अगर पत्रकारिता न होता तो शायद कई भ्रष्टाचारी, जिसे हम करप्ट कहते हैं, वो अभी आज आराम की नींद सो रहे होते। कई बेबस लाचार लोग दर बदर भटक रहे होते, कई निर्दोष को सजा हो गई होती। तो पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जो समाज का आईना जिसे हम कहते हैं वो होता है। हमारा मानना है कि हमें जो अनुभव इन 3 वर्षों में हुआ है कि पत्रकारिता 2 चीज होता है, एक सच होता है और एक सही होता है। सच ये है कि राजनीति और पत्रकारिता दोनों अलग अलग चीज है कि भारत में माफ कीजिएगा, गोड्डा जिला में अभी बालू बंद है, लेकिन सही यह है कि बालू बंद होने से गरीबों को नुकसान होगा। सच ये है कि बालू रात के अंधेरे में चलता है, लेकिन सच्चाई ये है, जो कि गलत है, रात के अंधेरे में बालू चलता है लेकिन गलत है। लेकिन सही ये है कि अगर वो बालू नहीं चलेगा तो गरीब का आवास नहीं बनेगा। अभी बारिश का मौसम है, लोगों का घर नहीं बनेगा। तो पत्रकारिता ये है कि हमें याद है कि हम बचपन में जब हमारे घर में प्रोग्राम होता था तो मैं आगे आगे करता था। किसी भी काम में लोग कहता था कि क्षेत्रीय भाषा में लवरा करते हैं, उसे लवर, मतलब लवर लवर करता है। तो हमें बचपन से आदत था कि किसी भी काम में आगे आगे करना। तो इसीलिए पत्रकारिता में इंटरेस्ट आ गया, पत्रकारिता में चाह आ गई, इसलिए मैं पत्रकार बन गया। तो हर हमेशा अगर पत्रकारिता आप करते हैं तो सही चीज को दिखाइए। और हमारा मानना है कि पत्रकारिता के लाइन में आकर भी आप बहुत बड़े बन सकते हैं। और हर हमेशा पत्रकारिता करके सही दिखाने की कोशिश करें। सच क्या है उसे भूल जाएं, जिससे लोगों का भला हो वो करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा। प्रांगण में उपस्थित पत्रकारिता एवं कविता का के ऊपर संवाद का यह दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता कार्यक्रम है। कविता के माध्यम से भी हम गांव की समस्या और अधिक समस्याओं को उठा सकते हैं। अब पत्रकारिता का भी काम है कि क्षेत्र के ज्वलंत समस्या को उठाना, उसे आईना दिखाना। कोई भी समस्या है उसको विभागीय प्राधिकारी के पास आईना दिखाने का काम किया जाता है कि यह समस्या है, इसका निदान होना चाहिए। हम लोग भी वही काम करते हैं पत्रकारिता के माध्यम से। कोई भी ऐसी समस्या होती है उसको दिखाने का काम करते हैं ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। पत्रकारिता एक ऐसी चीज है कि इसमें आप आ सकते हैं, आके निर्भीक होकर काम कर सकते हैं। पत्रकारिता एक बहुत ही अच्छी स्कोप है। आप इसमें आकर अपना करियर को बना सकते हैं। सभी बच्चे बड़े बड़े लक्ष्य को लेकर जाते हैं, वह ठीक है, लक्ष्य पूरा करना आपका कर्तव्य है। लेकिन पत्रकारिता भी एक आपका इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये भी आपको अच्छे दिशा की तरफ ले जाएगा। इसलिए आप इसको भी अपना करियर में ला सकते हैं। पत्रकारिता एक बहुत ही संघर्षपूर्ण चीज है। इसमें कठिन मेहनत करना पड़ता है। सभी जगह जाकर आपको समस्याओं के साथ साथ राजनीतिक बातों को भी अपने लेखनी में लाना पड़ता है। उस लेखनी के माध्यम से आप प्रकाशित करते हैं, जिससे अगर किसी के विरुद्ध में भी अगर वो लेखनी जाती है तो वो थोड़े देर के लिए आपसे नाराज भी होंगे, लेकिन आपको निर्भीक सच्चाई पर ध्यान देना है तो आप एक सफल पत्रकार बन सकते हैं। इसके लिए आपको कठिन संघर्ष एवं मेहनत करना होगा। और रही बात कविता के माध्यम से ही आज हमारा देश आजाद हुआ है। पुराने समय के जो थे हमारे कविगण, वो अपने कविता के माध्यम से रोषपूर्ण कविता देते थे, जिससे कि देश प्रेम की भावना लोगों में जग उठती थी।
जो कि आज हमारा देश उन्हीं के माध्यम से आज़ाद हुआ। उस समय पत्रकारिता उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कविता के माध्यम से ही लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए थे। इसलिए ये चीज़ है कि कविता और पत्रकारिता दोनों सिक्के के एक पहलू हैं। ठीक बच्चों, अब मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। कार्यक्रम का मुख्य विषय पत्रकारिता और कविता रखा गया है। इसके लिए मैं स्कूल प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छा विषय का चयन किया है। इससे पहले मैं मुख्य अतिथि हिंदी के वरिष्ठ कवि श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी सर, डीएवी पब्लिक स्कूल ऊर्जानगर महागामा के प्राचार्य, हमारे अभिभावक श्री अरुण कुमार मिश्रा सर, त्रिपाठी सर, हमारे अभिभावक श्री अंगद उपाध्याय और तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और हमारे मीडिया साथी। जैसा कि मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बताया कि पत्रकारिता और कविता यानी साहित्य दोनों का उद्देश्य एक ही है, जन सरोकार से जुड़ी बातों को उठाना, जन समस्याओं को समाज के सामने लाना, इसका उद्देश्य। रही बात पत्रकारिता की, तो यह बहुत दिलचस्प और रोमांचक प्रोफेशन के रूप में मैं इसे मानता हूं। अगर आप पत्रकारिता में रुचि लेते हैं तो आपको आगे बहुत कुछ करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले तो लेखन में कौशल आवश्यक है। जब तक आपके लेखन में कौशल नहीं आता है तो आप एक अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात, समाचार संकलन में पारदर्शिता। आप किसी समाचार का संकलन करते हैं तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर आरोप वाली खबर को बना रहे हैं तो जिन पर आरोप लग रहा है उनका पक्ष भी जरूर उसमें शामिल होना चाहिए। यह संवैधानिक बात है। दूसरी बात कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाली चीजें हैं। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। यह समाज की जिम्मेवारी भी है और जिस मीडिया संस्थान से जुड़कर आप पत्रकारिता कर रहे हैं उसकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वह मीडिया संस्थान भी जिस तरह जनता, उसी तरह मीडिया संस्थान भी आपकी आंखों से समस्याओं को देखता है और प्रसारित करता है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना जरूरी है। रही बात पत्रकारिता में कैरियर की, तो कैरियर का एक अच्छा स्कोप है। इसके लिए आपको, आप चाहे तो 12वीं पास करेंगे, आप पत्रकारिता में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप पत्रकारिता के और जैसे कोर्स हैं, उनको देश में कई विश्वविद्यालय हैं जहां से आप पत्रकारिता की डिग्री ले सकते हैं। डिप्लोमा, मास कम्युनिकेशन भी है इसका जरिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आप रिपोर्टिंग के लाइन से हट के अगर पत्रकारिता में ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके साथ अगर आपको मैनेजमेंट वगैरह जो लाइन है उससे आपको थोड़ा सा एक जुड़ाव महसूस होता है, तो आप पत्रकारिता के माध्यम से आप डेस्क में भी जो है आप बीबीए वगैरह करके आप वहां भी आप आगे जाके अपने करियर को सुधारना जो है
अवसर दे सकते हैं। इसलिए पत्रकारिता में मैं यह कहना चाहूंगा, खास करके मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आज प्रभात खबर में मैं 18 वर्षों से, पिछले 18 वर्षों से लगातार मैं काम करता रहा हूं। मैं पत्रकारिता करते करते LLB की डिग्री भी हमने जो है हासिल की। मैं गोताखोर में एक वॉरियर के रूप में भी इन्वॉल्व हूं। बावजूद मैं मेरा समय में, अगर समय की बात करें तो मेरा अधिकांश समय पत्रकारिता में ही आज भी व्यतीत होता है। तो मुझे इस फील्ड में एक दिलचस्पी मिली और वो अब मुझे लगता है कि वो जब तक मैं रहूं तो शायद ये दिलचस्पी मेरी कभी भी ना हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी के सामने भी एक कैरियर पत्रकारिता का आपके सामने हो सकता है। जरूरत है आपके इंटरेस्ट की। अगर आप समाज में बदलाव करना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जिंदगी से आपको लोग जाने, आपको लोगों का स्नेह मिले, तो पत्रकारिता एक बढ़िया जो है आपको अवसर दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आज विद्यालय अपने पवित्र मंदिर में पत्रकारिता और जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए मैं इस विद्यालय के मुखिया मानव रचनाता, बड़े भाई हमारे कविता कवि के रूप में चतुर्वेदी भैया, हमारे भतीजा के रूप में गोल्डी चतुर्वेदी जी, भाई शंकर जी, ध्रुव जी, गुंजन जी, हमारे जिला टॉप के भाई, हमारे छोटे भाई, नाम भूल रहे हैं, सॉरी, छोटे भाई, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हुए अमित जी, दीदी हमारी जो बाल बालिका में शिक्षा देने का काम करती है, और देव अभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी विषय को बहुत अच्छे से स्मरण कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पत्रकार बंधु देश के चौथा आत्मा बड़े गर्व के साथ हम कितनों मंच ऐसे जाबाज हमारे पत्रकार को, जो कि जान की जोखिम में डाल करके पत्रकारिता बड़ी पवित्रता के साथ लिखते हैं, फर्क है अपने पत्रकार बंधु बड़ी गर्व के साथ लिखते हैं और बड़ी मजबूती के साथ लिखते हैं। जो पत्रकारिता में लिखते हैं, अपना जो छापते हैं, उसको बुरा भी लगे, उसको अच्छा भी लगे, लेकिन हमेशा निष्पक्ष के तराजू पर खड़ा होकर के लोग अपने पत्रकारिता का काम करते हैं, जिसके लिए आज इस मंच से, इस हाउस में मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ पत्रकारों। विषय हमको लगता है पत्रकारिता के माध्यम से सारा विषय पर पत्रकार बदल चुके हैं। और दूसरी कड़ी में मैं कविता की तरफ जा रहा हूँ। अभी हमारे भतीजा गोल्डी चतुर्वेदी जी ने कहा कि पत्रकारिता और कविता दोनों एक दूसरे के पूरक है। धन्यवाद, बहुत बात अच्छा है। एक विद्या का मंदिर जिसको कहा जाए, जिसमें एकदम सरस्वती की बात होती है, वो हमारे कवि होते हैं। और हमारे भाई गुंजन जी ने भी कहा कि जब देश आजाद होने की थी, अंग्रेजी हुकूमत था, तो बहुत सारी बातें हम लोग भूल करके नहीं ला पाते थे। न उस टाइम में हम लोगों का टेलीफोनिक था, मोबाइल था, कोई व्यवस्था नहीं थी। पत्रकारिता के माध्यम से अपने गा गा करके अपनी पत्रकारिता को, कविता को इन्होंने, कविता के माध्यम से इन्होंने देश में हर बात को रखने का काम किया, जनता में विकास करने का, जनता में जान देने का काम किया। मैं अपने कवि बंधु लोगों को भी इस मंच से मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ।
मैं एक एक अपने वक्ता लोगों से मैं सुनता था और मैं कुछ विद्यालय के बारे में बोलना चाहूंगा, इसलिए कि विद्यालय मेरा हमारे घर के हमारे बच्चे का एक कर्म भूमि और बहुत पवित्र मंदिर है जिसका नाम डीएवी पब्लिक स्कूल जुड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के मुखिया जो अभी हमारे मिश्रा साहब आए, इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजन करने का काम किया। एक बार मैं हाउस से इनके नाम पर एक ताली देना चाहूंगा हमारे। अभी मैं आने के बाद दर के कक्ष में गया, वहां पर बता देते हैं हमारे बड़े भैया कमेटी से सारी बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अंगद जी, मैं कोशिश किया था कि सारे जितने भी बुद्धिजीवी कवि हो, हमें पता चला कि हमारे यहाँ के मुखिया एडीएम साहब ने हमको उन्होंने आमंत्रित किया था, आपने फॉरेस्टर रेंजर साहब को आमंत्रित किया था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसा इस उद्योग में सर्व देने वाले एक सर्ववादी क्या बोलते हैं ट्रेड यूनियन के नेता को उन्होंने आमंत्रित किया। मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ अपने मुखिया मिश्रा साहब का कि हमें इन्होंने मंच पे बुलाया और मंच देने का इन्होंने हमें सौभाग्य प्राप्त किया। तब ये विद्यालय के इतिहास हम करीब करीब 90 से 95 2000 में हमारे बच्चे यहाँ पे अपना पठन पाठन शुरू किया और निरंतर यहाँ पे एक से एक निरंतर क्या होता रहता हर क्षेत्र में। अभी हमको याद है कि पीछे कुछ दिन पीछे जो है अपने हाथ में 2 बच्चे जेसीएससी कंप्लीट किए। यह भी एक पढ़ाई का पात्र है और कई हमको लगता है कि हमको याद नहीं है, सब लोग बताएंगे। कई बड़े बड़े पदाधिकारी के रूप में विद्यालय के बच्चे निकल करके अपना सेवा दे रहे हैं। और एक उदाहरण स्वरूप आज मैं बोलना चाहूंगा, एक विद्यालय के पवित्र मंदिर में खड़ा होकर बड़ी भावुक महसूस करते हैं। आज इस विद्यालय का मेरा छोटा लड़का कमर्शियल पायलट बन करके अब हवाई जहाज बनाने का काम शुरू किया। एक बार इस विद्यालय की और है इस जिला का हमको लगता है कि हर विभाग में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन पायलट जो होते हैं वो पायलट एक दिशा के लिए भी होता है। एक बार मैं चाहूंगा इस विद्यालय के सारे शिक्षक और सारे हमारे शिक्षिकाओं लोगों के लिए एक ताली जो उन्होंने काम किया। मैं गर्व करता हूँ विद्यालय पर और मैं आया हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं उस विद्यालय को है तो मेरे पास कुछ नहीं, मैं कोशिश करूंगा कुछ देखने बैठा। सौभाग्य की बात है कि आज मैं भारतीय मजदूर संघ का महामंत्री का दायित्व है मेरे पास और संगठन ने हमें एशियन वेलफेयर बोर्ड का मेंबर बनाया है। एशियन वेलफेयर बोर्ड का मेंबर का मतलब पूरे एशियन में जितने भी विद्यालय हैं, जितना भी चिकित्सा के हॉस्पिटल है, चिकित्सा के देख रेख के लिए हॉस्पिटल है, शिक्षा है, आवासीय परिसर का व्यवस्था है, ये देखने की जिम्मेवारी पूरे एशियन का हमारे जिले दी गई है के माध्यम से। 10 तारीख को मेरा वेलफेयर बोर्ड का बैठक है, डीपी मैडम रहेगी। एक समस्या यहाँ पर है, आप लोग की सैलरी 4 महीना से नहीं मिल पाया है। मैं बड़ी गर्व के साथ और बड़ी मजबूती के साथ बोर्ड के बाद में मैं 10 तारीख को उठाऊंगा और आप लोग का सैलरी जल्द से जल्द भुगतान कराने का काम करूंगा। दूसरा, मैं भी विद्यालय में आता रहता हूँ। मैं आया जब सर यहाँ पे योगदान किए, इनसे हमने पूछा कि सर हमारे लायक सेवा क्या है। उन्होंने बोला कि बस सब अच्छा है, आप लोग का सर और आपको बात चाहिए। लेकिन मैं कई बार आकर के देखा कि आप पीने का पानी का बड़ी दिक्कत है, बड़ी पीड़त है आता पीने का पानी, टक्कर से पानी दिया जाता है। मैं अपने मुख्य महाप्रबंधक महोदय से पहले भी बात रख रहा हूँ और ये यहाँ के क्षेत्रीय स्तर का बात है। मैं ये भी बोल के जा रहा हूँ, एक बड़ा बोर आप लोग का कराने का मैं काम करूंगा। बस इतना ही बोल के अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपके वचन हमारे लिए प्रेरणा, उम्मीद, उमंग, उत्साह सब है।
धन्यवाद लोग अंदर दिया और यहाँ की प्राचार्य उनको मैं बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ कि इन्होंने यह मौका दिया। पहली बार हम लोगों को बुलाकर ये सम्मान दी गई, साथ ही छात्र छात्राओं के बीच हम लोगों को 2 शब्द बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ। छात्र छात्राओं के बीच मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता एक माध्यम है। सबसे बड़ी बात है कि किसी के बीच कुछ भी संवाद जैसे हम लोग पहुँचाते हैं तो वो पत्रकारिता के जरिए पहुँचाते हैं। और हम लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग किसी भी घटना या दुर्घटना जो भी होती है उसे आईना दिखाते हैं। जो भी घटना होती है उसे आईना दिखाते हैं। लेकिन जो जैसे कुछ दिन पहले सर ने यहाँ कोई कार्यक्रम किया था, उन्होंने उसमें मैंने देखा कि छात्र छात्राओं के द्वारा कई चित्रकारी भी की गई, जिसमें दर्शाया गया था कि रोड एक्सीडेंट किस तरह से घटती है और उसमें कैसे अपने को बचाया जाए। तो हम लोग तो संवाद में लिख देते हैं, अखबार में लिख देते हैं कि ऐसे बचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ये मैं कहना चाहूँगा सभी बच्चों को कि आप लोग जो अपने माध्यम से लोगों के बीच बताएंगे, जैसे चित्रकारी के माध्यम से आपने बताया यह नहीं करना चाहिए, घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, इससे बचा जाए, ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, आपका ट्रैफिक का पालन करना चाहिए। तो आप लोग जो खुद से जाके अपने आस पड़ोस में सभी को यह बातें जानकारी देते हैं, जो कि पत्रकारिता के जरिए हम लोग सबों के बीच यह चीज नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप लोग जो संवाद कीजिएगा और बताइएगा, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि अखबार से भी अधिक माध्यम आप लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हैं तो संवाद और भी अधिक बढ़ेगा। और मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग कहीं भी जैसे स्वास्थ्य हो या एक्सीडेंट की घटना हो या और भी कोई भी बातें हो, इसके बारे में जानकारी आप आसपास के लोगों को बताएं। जैसे सफाई के बारे में होती है, स्वास्थ्य के बारे में होती है, और भी कई चीजें इसके बारे में आप लोग इसकी जानकारी आसपास में सबको दें। धन्यवाद। और कविता वर्तमान जीवन की उपयोगिता। अनुराग सर। सम्मानित पत्रकार, परम आदरणीय प्रचारक महोदय एवं मेरे प्यारे बच्चों, त्रिपाठी सर, अंगद बयान का तमाम बातों को मैं कविता के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। जितनी तमाम बातें हुई या होंगी उन सभी बातों को मैं कविता के रूप में बना के आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो थोड़ा सुनिए। पत्रकारिता और कविता लाती जन जन में जागरूकता। पत्रकारिता और कविता लाती जन जन में जागरूकता। वर्तमान समय में सिद्ध है इसकी उपयोगिता, अधूरी बिना इसके भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इससे मिली हमारे देश को स्वाधीनता, अभी गतिवान है हमारे देश का चाक चौबंद रास्ता। महंगा होते हुए भी जन जन से है वास्ता, बनाती सरल सुगम जन जन से रिश्ता। युगों से है इसकी उपयोगिता, वर्तमान समय में बढ़ गई है इसकी महत्ता। खबर विश्व के कोने कोने तक का हम तक पहुंचता, घर बैठे जान पाते हम इसकी बहुलता। व्यक्तित्व तो बहुत है तभी तो है वक्ता, हर दौर में कवि और पत्रकार लाता परिवार समाज राज और राष्ट्र में परिपक्वता। कवि और पत्रकार जग को है भाता, अचल प्रीति इससे तभी तो भारत में है विविधता में एकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर। आवाज नहीं आई। भारत माता की हमारे पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो मैं यहाँ के प्रिंसिपल सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि मैंने आज मुझे यहाँ आमंत्रण देकर चित्रकार किया। सभी मीडिया बंधु का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे जो भी सामाजिक रूप से जो भी गतिविधि होती है उन्हें निष्पक्ष रूप से हमारे सामने लाने
एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे यहाँ आमंत्रण मिला है, तो मैं इसके लिए भी कुछ कहना चाहूँगी। सामाजिक कार्यकर्ता हर कोई है, वो हर एक इंसान है जो समाज के लिए जीता है। कि आप अपने आसपास भी किसी का भी मदद कर सकते हैं। आप विद्यार्थी जैसे हमारे लड़कियां हैं, खासकर मेरा ध्यान ज़्यादा कुछ महिलाओं के ऊपर रहता है कि आए दिन हम देखते हैं कि लड़कियों का बाल विवाह हो रहा है। हमारे झारखंड में ऐसी समस्या हो रही है, बाल विवाह है। जैसा कि पत्रकार हम अपने पेपर के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बाल विवाह हो गया, लड़कियों का पढ़ाई रोकना हो गया। तो इन सब चीज़ों को समाज के सामने लाना ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता का ही काम है। सिर्फ लोगों को पैसा डोनेट कर देना या कोई काम करवा देना ही सामाजिक कार्य का नहीं है हिस्सा। आप किसी भी रूप से अपना योगदान दे सकते हैं सामाजिक कार्य में। और मैं अभिभावक के रूप में सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और यहाँ के सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरा शेड्यूल भी बिजी रहता है सामाजिक कार्यक्रमों में, लेकिन उसकी भरपाई मेरे बच्चों की पढ़ाई के रूप में आपका स्कूल कर रहा है, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ आपका। कमी तो होगी, मेरे 2 बच्चों में भी कमी होगी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि जब मेरे बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो मैं गर्व के साथ कह सकूँगी कि DAV पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। शिक्षकों का आभार व्यक्त कर रही हूँ। धन्यवाद सर। प्राचार्य महोदय, पत्रकार बंधुगण, मेरे प्यारे बच्चों, पत्रकारिता क्लास 11 और 12 में आप पढ़ते रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन आज पत्रकारों के अनुभव, उनके जीवन की चुनौतियाँ से हमें परिचित होने का अवसर मिला है। पत्रकारिता और कविता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसा हमारे पत्रकार बंधु ने कहा है और बिल्कुल सच में कहा है। आज़ादी पूर्व के जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जैसा आप जानते हैं कविता भी साहित्य की ही एक विधा के रूप में जानी जाती है। यह पद्यात्मक विधा है, रागात्मक विधा है, लयात्मक विधा है और इससे हमारे हृदय के भाव बड़े स्पष्ट होकर पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुँचते हैं। आज हमारे मुख्य कवि सुमंगल सिंह सुमन जी का जन्मदिन भी है 5 सितंबर 1915 और मेरी इच्छा है उनकी कविता मैं आपके सम्मुख रखूं, पढ़ूं। सुमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ। इनकी कविता है वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल बिजूंगा पर भी मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लौटान अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थता त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय का उताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। वैसे हम पंछी उन्मुख गगन के इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता रही है और इसे लेकर हमारे विद्यालय की एक छात्रा यहाँ आएंगी। मैं यहाँ आ रहा था, हमारे बच्चों ने कहा था कि सर कुछ आप भी सुनाइएगा, तो 2-4 पंक्ति मैं सुना देना चाहता हूँ, कुछ अपनी भी। प्रकृति हमें सिखलाती है, प्रकृति से ही कविता जन्म लेती है। हम सब प्रकृति के साथ चलते हैं। सुने,
दिनकर अपने कोमल कर से गालों को सहलाता है। दिनकर अपने कोमल कर से गालों को सहलाता है। मस्त पवन के झोंके तेरे उलझे लट सुलझाता है। कांटों की डाली पर खिलकर क्या कहता है यह गुलाब। संकट और चुनौती ही जीवन में हमें सजाता है। जीवन में हमें सजाता है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर जगह एक अनुशासन का होना काफी जरूरी होता है। और लगता है शायद कुछ विलम्ब चल रहे हैं। इस नियम के तहत हमने बच्चों को बुलाया और जो छुट्टी का समय है, शायद हमारे कुछ अभिभावक बाहर में इंतजार कर रहे हैं और एक मुख्य आयाम अभी बाकी है। तो मैं चाहूँगा अपने शिक्षक महोदय से कि वो अभिभावक जो भी हमारे बाहर बैठे हैं खड़े हैं, उन्हें आग्रह करके अंदर ले आए ताकि कुछ समय के लिए उनको ये लाभ मिल सके। और ज़्यादा कुछ हो मैं क्षमाप्रार्थी हो सकता हूँ, क्योंकि ये वक्त कभी कभी ऐसा होता है। जो जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहें और अभिभावक को रिक्वेस्ट करें थोड़ा देर के लिए यहाँ पर आएँ। और कि मैं अपने आगंतुक अतिथिगण, मुख्य अतिथि, अभिभावकगण, शिक्षकगण, छात्रगण और इस माहौल को एक अच्छा रूप देने में प्रकृति का जो योगदान रहा, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार वो हमें सलामत बना कर रखे। जब इस प्रकृति को जोड़ने का एक यथार्थ हमारे सामने उपस्थित हो रहा था, हालांकि मैं उम्मीद था कि ऐसी कोई बातें नहीं होगी, फिर भी छुट्टी के वक्त जो मौसम था उसके हिसाब से हमें लगा कि शायद हमारा ये गैदरिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन शायद इनको भी अच्छा लगना था, हमें भी अच्छा होना था और इस समागम होना था, इसलिए प्रकृति ने हमें सहयोग दिया। और इसी सहयोग का एक नतीजा है कि हम अपने बीच अपने मुख्य अतिथि महोदय ज्ञानेंद्रपति साहब, शिक्षाविद, हिंदी साहित्य के सुरनवा शीर्षोत्तम रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। न जाने कितनी शक्तियां के साथ इन्होंने शब्दों का संकलन अपने जीवन में किया और आज आतिथ्य भाव के रूप में हमें यह समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ अपने बच्चों के माध्यम से, अपने स्कूल परिवार के माध्यम से, कि मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूं और आपका सेवा कर सकूं अपने शब्दों के माध्यम से। इसकी गणना, परिगणना, परिकल्पना सिर्फ हमारे स्वप्न के रूप में ही रहा करते थे। आज वो स्वप्न पूरा हुआ इस रूप में जब हमने एक उम्मीद लगाई थी और आपने उम्मीद हमारी पूरी कर दी। आज के इस अवसर का टैगिंग की उम्मीद मैंने रखा, इसलिए रखा कि दुनिया में इसके अलावा दुनिया और कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसके विकल्प के रूप में हम कुछ और देख सकते हैं। इंसान पढ़ता है, लिखता है, खेल करता है, कविताएं रचता है, पत्रकारिता करता है, साधन जुड़ाता है, लेकिन उसके साथ सबके पीछे एक ही होता है, उसकी उम्मीद। उसकी उम्मीद कब पूरी होती है, कहाँ पूरी होती है, कब तक पूरी होती है। जीवन के इस मार्ग में प्रशस्ति पत्र के साथ इंसान आगे बढ़ने का एक विकल्प तो तैयार करता है, लेकिन ये कितना अनुकरणीय होता है इसकी यथा लिखने के क्रम में जब इंसान आगे बढ़ता है उसको बहुत तरह की टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से चलना पड़ता है, लेकिन अंततः वो एक ऐसे सोपान को पाता है जिसकी परिकल्पना और जीवन में कर लिया होता है और उसके अनगिनत रास्ते जो बेकार पड़े होते हैं कहीं न कहीं सुदृढ़ दिखाई पड़ता है। शायद उसका वो दृढ़ सोच होता है, दृढ़ स्तंभ होता है जो उसने ख्वाब के रूप में कभी देखा होता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस परिवेश में अपना समय देने के लिए। मैं शशांक चतुर्वेदी जी प्रभात खबर
क्या आपने लाजवाब अपनी शैली से हमारे बच्चों को अभिभूत करने का प्रयास किया। शब्द बहुत कम है आपको समर्पित करने के लिए। आपकी वाणी ने बच्चों में जो उत्साह का रूप लाया, जो उन्हें ऊर्जा दिया, और इतने उद्घाटित बच्चे हमारे हैं कि निश्चित रूप से उन्हें कुछ आप सोचने के लिए दुरुस्त होना पड़ेगा कि हमें भी और माध्यम के साथ चलने में कोई कठिनाई भविष्य में नहीं हो सकती है यदि हम सुदृढ़ ढंग से किसी सोच को निरस्त करते हुए अपने विकल्प को तैयार करने की एक बुद्धि अपना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुंजन जी ने बड़े अच्छे शब्दों में क्या कहूँ, इस युवा शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, इस युवा शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आज मेरा मन खुश हो, मुझे लगता था शायद मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बच्चों के बीच रह करके अपनी शिक्षा को व्यापक रूप में देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आज अगर आप नहीं होते तो मुझे अपनी शिक्षा का अल्प ज्ञान शायद महसूस नहीं होता, जिसके बहुतायत में हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किए होते अपने बच्चों के साथ में। आपकी उपस्थिति के काम में स्थिति निश्चित रूप से बच्चों के लिए एक किला का काम करेगा, ताकत का काम करेगा, जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद देगा। ध्रुव कुमार जी का अनुभव और उनकी व्यापकता निश्चित रूप से क्षेत्रीय नहीं होकर करके सांसारिक भी हो जाता है। कभी कभी विस्तार के साथ आपकी अनुभूति तो प्राप्त करता है, लेकिन अवलोकन नहीं कर पाता। लेकिन आपके शब्दों में बच्चों में जो भ्रांतियां कहीं रही होगी, कुछ न कुछ दूर करने का प्रयास किया होगा, और हमारे बच्चे अभिभूत हो चुके हैं। निश्चित रूप से उनकी संकल्पना आगे बढ़ेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक चतुर्वेदी जी, अमित कुमार जी, दैनिक जागरण, क्या लाजवाब वस्तुस्थिति से आपने बच्चों को अवगत कराया, अभिभूत कराया। आए देर से, इसलिए आज अगर हमारे अभिभावक बोलते भी हैं तो कवर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती हमारे लिए है, कहीं न कहीं हम सबकी है कि हम देर से प्रोग्राम को स्टार्ट किए, तो उसको संचालन करने के साथ संभालने का भी प्रक्रिया जारी रहेगा। आप लोगों के अनुभव आपने दिया, निश्चित रूप से बच्चे सोचने के लिए जरूर होंगे कि विज्ञान खोजें, तकनीकी खोजें, साहित्य खोजें, कविता खोजें, हिंदी खोजें, या समग्र भाव से अपनी एक अच्छी इच्छा के अनुसार आगे बढ़े। इनकी सोच को एक पुनरावृत्ति के रूप में एक शक्ति जो मिली, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया जिला टॉप, अरे यार क्या मतलब 21 बरस का आपको लग, मैं तो 14 बरस का मान रहा हूँ। एक बार 2040 से देखिए क्या होता क्या है जीवन में। जीवन एक संगम है, और जीवन के संगम में दो शब्द के बीच एक दो अक्षर के बीच जो तीसरा है बहुत मैटर करता है। और यही शायद हमें आनंद जी के शब्दों में दिखाई पड़ा कि हम अर्थ लेते हैं, पता नहीं चलता कि मेरी माँ मेरा रूप कैसा देखी होगी, और मुझे भी पता नहीं हम किस रूप में अपने चेहरे को देखे होंगे, और हमारी मृत्यु भी होती है, पता नहीं कब होगा। लेकिन इस बी और डी के बीच में एक लेटर आता है सी, जो हमेशा हमें चांस प्रोवाइड करता है जीने का, समझने का, संभलने का और सोचने का। तो इस सी है शायद इनके लिए शुभ करता है, क्योंकि जब पेंडेमिक चल रहा था, इनके पास कोई साधन नहीं था, कुछ सोच और थी कहीं पर, इन्होंने कुछ और सोचा, और उसको आपने देखा कि किस प्रकार से आपके सामने मंच पर आकर के अपने शब्दों को उन्होंने व्यवहार में लाया, जो आज उनकी गति बनी हुई है, प्रगति का मार्ग बना हुआ। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक करता संयोग से आप हमारे पेरेंट भी हैं, ऐसे सारे पेरेंट्स भी हमारे हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से हमारे पेरेंट हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी एबीवीपी, सुमित मंडल जी एबीवीपी, बादल सिंह जी, अंगद उपाध्याय जी, डॉक्टर सुमन पब्लिक, डॉक्टर सुमन जी, आपने शंकर सुमन जी आपने स्टार्ट किया था, आपका नाम बाद में कर रहे तो शंकर सुमन जी का जो भाव था, ये सावन के महीने में शंकर का नाम करते थे, ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन और शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुरुआत आपने बहुत अच्छी दी, और वो शुरुआत अच्छा होता है, शुरुआत अच्छी हो तो ठीक होता है, और अंत अच्छा होता है तो और अच्छी बातें हो जाती है। हमने अपने कहते तो हमारे अंदर जी का आप हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप और हमारे अग्रज में उम्र से लोग बड़ा नहीं होता।
अनुभव से लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञान एक ऐसी कला है जो इंसान को मजबूती देता है, लेकिन अनुभव इंसान को तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूत करता है। और जब ज्ञान और अनुभव दोनों हो जाए तो ये भी एक संस्कार है, ज्ञान और विज्ञान दोनों पूरा हो जाता है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट अनडाउटेडली, बट इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज स्टेटेड वंस कि जब तक बच्चे में इमेजिनेशन नहीं हो, कल्पना नहीं करेगा कि हमें कहाँ जाना है, किस उड़ान को भरना है, तब तक वो ज्ञान का अधूरा रह जाता है। तो इस मंच पर हमारे ज्ञान के साथ अनुभवी व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, और अनुभवी व्यक्ति इस बात का द्योतक होता है कि हम कितने स्किल्ड हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का स्किल इंडिया निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस प्रारूप पर बैठता है, जहां हमारे तकनीकी लोग हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र को कवर करते हुए यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। मैं सबको और अमर भाई को और पूरे टीम को, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने टीवी मैनेजमेंट की तरफ से, टीचर की तरफ से, अपने सभी स्टाफ की तरफ से और यहाँ की लोकल मैनेजिंग कमेटी की तरफ से ढेर सारा स्वागत प्रदान करता हूँ। और आगे की स्वागत करने के लिए जो शक्ति कम रह जाती है उसके लिए प्रेरणा स्वरूप इस पर प्रकृति रूप प्राप्त करने का आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए अब रही बात दिल्ली की सुमरत जी की, बड़ी मुश्किल से इन्होंने सबका नाम लिया और बाद में हमें भी बुलाया। हालांकि इसके बाद भी बात में लोग आने वाले लोग हैं, इसी बीच हमारे कुछ अभिभावक भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके बच्चे हमारे बीच बैठे हुए हैं, छुट्टी का समय हो चुका था, लेकिन कुछ क्रियाकलाप बचा हुआ है, बच्चों के हित में है। अगर आप आ गए तो मेरा रेस्पेक्ट कबूल किया जाए और उस समय के लिए मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि अभी हमारे दो वक्ता बैठे हुए हैं जिनकी आवाज आपको सुननी है और सिर्फ यहाँ ही नहीं है। अब रही बात आज के इस टॉपिक पर बड़ी मंथन के साथ हमने टॉपिक को चुना था, पत्रकारिता और कविता। बच्चे हमारे यहाँ 10th 11th 12th के बैठे हुए हैं और इनके सामने भी बहुत समस्याएं, बहुत चुनौतियां हैं। कभी कभी जब मैं देखता हूँ उन्हें क्लास में फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि आज का समय काफी बदल गया है। एक समय था जब घर में माँ बाप के 6 बच्चे होते थे, 6 संतान होते थे, तो माँ बाप को ही पता नहीं चलता था मेरा बेटा कौन क्या पढ़ रहा है, कौन सी नौकरी कर रहा है। और आज हमारे माँ बाप के पास सिर्फ 1 बच्चे 2 बच्चे हैं, उसी में वो आमिर खान, अमिताभ बच्चन है कि नहीं, सोनाली दत्ता के साथ लेकर के लारा दत्ता को भी देखने का मन करती है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ रायन लारा को भी देखने का प्रयास करते हैं। यानी एक चेहरे में इतने सारे छवि को देखने का प्रयास हो करते हैं, आखिर होगा कैसे? और इसी चाह में, इसी सोच में इंसान की तबीयत बिगड़ जाती है और होता क्या है, अंत में ये होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है और बच्चे इमेजिनेशन की जगह पर एस्टिमेशन देने लगते हैं और ये सोचते रहते हैं कि आखिर मेरा भविष्य कहाँ जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। Dear students, it's for you only that we have tried our best to make this arrangement for the benefit of your future. It is because of this reason only we have thought of planning a good program for you, and because in classroom sometimes what happens, you sometimes appear with some problems and that cannot be well covered by the teachers and by the school management and by the Googles etc. also, and sometimes I find the problems existing for you in the terms of your applying situations and manners. Then अब वहाँ पर हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े? तो एक ताकत हमारे पास होनी चाहिए कि चलो हम तलवार नहीं हाथ में लिए, बंदूक नहीं लिए हाथ में, तो कम से कम बुद्धि तो मेरे पास में है कि हम तलवार से बचे कैसे, उस हथियार से हम बचे कैसे। और उस बुद्धि के रूप में हमारे पास उस शक्ति का होना काफी जरूरी होता है, जिसमें से कुछ विकल्प हमारे पास तैयार होते हैं, ताकि कुछ हमारे पास होना चाहिए ताकि हम कुछ जाके कर सकें। जैसे परीक्षा हॉल में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहां जाकर के हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं। उस वक्त हमें लगता है हमें करना क्या चाहिए। तो एक बच्चा ऐसा होता है जिसको लगता है कि कुछ हो ना हो 4 क्वेश्चन तो हम लिख ही डालेंगे, 4 क्वेश्चन तो हम लिख ही डालेंगे। वो 4 क्वेश्चन होता है उसकी बुद्धि होती है। तो मेरा मानना होता है हम विस्तार में ना जाकर करके संक्षेप में भी अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास करें, और वो संक्षेप प्रारंभ होता है मूल बिंदु से, और वो मूल बिंदु आपका विद्यालय होता है, और उसके परिसर में सराउंडिंग्स में जितने भी लोग होते हैं वो ज्ञान के स्वरूप में, ज्ञान स्पंद के रूप में, शिक्षक के रूप में आपके सामने खड़े होते हैं। शिक्षक एक क्लास में पढ़ा सकता है,
लेकिन एक मार्गदर्शक वो होता है जो लाइट दिखाता है अंधेरे में, एक गुरु होता है जो डांटकर आपको रास्ते पर लाता है, और एक उस्ताद होता है जो आपको टेक्निकल नॉलेज देता है, जिससे हमारे सारे चैंपियंस यहाँ बैठे होते हैं। तो आज शिक्षा जगत में 4 स्तर है, गुरु, उस्ताद, शिक्षक और मार्गदर्शक। और ये सभी यहाँ पर बैठ करके इस समायोजन में अपने आप को एक समृद्धि के रूप में आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं। इससे बड़ी कला और कुछ नहीं हो सकती है। बोलने के बहुत चीजें हैं हमारे पास में, लेकिन समय का अभाव है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब भी कोई मौका मिले, जैसे आज ये मौका मिला है, आपको कभी कभी सब लोग चाहे हम बाहर जाए, रांची जाए, पटना जाए, बोकारो जाए, दिल्ली जाए, इलाहाबाद जाए, कोटा जाए, वहाँ के लोगों को देखकर आपको खुशी होती है, माँ बाप भी आपके खुश हो जाते हैं। आप देखिए ये कोटा यहीं पर है, रांची यहीं है, बोकारो यहीं है, दिल्ली यहीं है, और एक दूसरे से लेकर फ्रांस तक यहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि यही लोग वहां तक उस मैसेज को ले जाते हैं। आप जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक आपको दूर का ख्वाब बड़ा सुहाना लगेगा, लेकिन नजदीक में पाया गया चीज आपको बहुत अद्भुत लगेगा। इसलिए कहा गया है, आकल ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, घर में वस्तु धरी नहीं तुझे बाहर को दर जाती, मृग की नाभि महेश करी, जब तक इन चीजों को आप नहीं समझेंगे बात बढ़ती चली जाएगी और आपका अवसर बीतता चला जाएगा। इसलिए कभी भी हमें इन चीजों से दूर नहीं होना चाहिए जो माया के साथ जुड़ा हुआ हो। एक स्टूडेंट होने के नाते हमें अपने धर्म को निभाना होगा और हमें स्मार्ट करना पड़ेगा। और स्मार्ट का वर्ड क्या है? आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको वेरिएबल होना पड़ेगा, आपको अचीवेबल होना पड़ेगा, आपको रेलिवेंट होना पड़ेगा और आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा। स्मार्ट, आज सीरियसली एक वर्ड दिया है स्मार्ट, और साथ साथ दिया परख। हिंदी में हम लोग कहते हैं हमने परख दिया इंसान कितने अच्छे हैं। वो पी में क्या है? पी फॉर परफॉर्मेंस, ए फॉर एनालिसिस, आर फॉर रेलिवेंट, फिर ए क्या है? एसेसेबल, फिर ए है नॉलेज और एच है हॉलिस्टिक। आज का इंसान चाहता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी शक्तियों को ग्रहण कर ले, और जो कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच। एक वक्त था जब सीसी आया था, उसने सीसी ने हॉलिस्टिक को 2 भाग में बांट दिया। एक था स्कॉलस्टिक, दूसरा था कोस्करिस्टिक एरिया। स्कॉलस्टिक हुआ जो हमारा कंप्लीट कंटेंट पर बेस्ड होता है, और कोई स्कॉलस्टिक एरिया में हमारे 2 पार्ट हो गए, वो करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यस नहीं, आपके डीएवी में ये सारी चीजें हमारे शिक्षक के माध्यम से आपको समर्पित करने का समर्पण भाव से देने की प्रक्रिया हमारे पास बनी हुई है। और इसी का नतीजा है 1994 से नवीन विद्यालय खुला। यहाँ के बच्चे बड़े बड़े जगहों पर आज नौकरी भी कर रहे हैं, और प्रांगण को, इस क्षेत्र को डीएवी पर बहुत चलती है। मैं इस गौरवान्वित महसूस करने के सारे बच्चों को, यहाँ के पत्रकार बंधुओं के साथ साथ जो भी हमारे राज्य में सहयोगी हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ और उनसे ये आग्रह करता हूँ हमारे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। एक बच्चे का नाम किसी चीज में अगर पेपर में आ जाता है, बच्चा लगता है तुम्हें 16 मिल गया, हीरा मिल गया। मैं तो कभी कभी ये कहूंगा कुछ बच्चों का नाम ऐसे ही छाप दीजिए ताकि बच्चे पढ़ करके एक कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप करें कि नहीं मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। तो ये चीजें तभी होगी जब हम आपसे जुड़ेंगे और आपको समागम के रूप में देखेंगे। अभी तक आप सिर्फ प्रिंसिपल को देख रहे थे, अपने टीचर्स को देख रहे थे। आपको आज अच्छा लगा होगा हमारे समाज में भी हमारे अंकल लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छी अच्छी की बातें हमें बता सकते हैं। राइट और नॉट? तो हमारे इस गुरुओं के लिए, गुरुजनों के लिए जोरदार तारीफ आपकी तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलने का क्षमता रखता हूँ, मुझे लगता है कब करूंगा ना करूंगा, मैं कर रहा हूँ। मैं इस 2 शब्दों के साथ की पत्रकारिता में, पत्रकारिता, पत्र, चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया होती है। मेरी माँ मुझे सुनाती थी, मैं बार-बार टीचर को भी सुनाता था कि चिट्ठी लिखने की क्या कला होती है। एक बार मेरी माँ को मेरे टीचर ने दिखाया होगा, उनको याद था, बचपन में उसको सुनाती थी। आज तो चिट्ठी तो क्या लिखते हो? चिट्ठी में पता ही नहीं चलता कि आदरणीय माँ कहें, पूजनीय माँ कहें, पूज्यवर पिताजी कहें, क्या कहने के। अंग्रेजी में तो कॉमन चीज है डियर, डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, एवरीथिंग इज देयर। और वो हिंदी साहित्य का जो संस्करण है सब कुछ छूट गया। तो कभी कभी माँ जब बताती थी चिट्ठी लिखने का, मुझे याद है चिट्ठी कि परीक्षा का समय था, अपने टीचर ने उनको लिखाया था कि पिताजी का आया था खत कि आप घर आ जाओ भी। तो बच्चा लिखता है क्या, उस चिट्ठी का था रंग कि कोटि सह प्रणाम सागर, कोटि सह प्रणाम सागर दास का लीजिए अभी, याद रखिए हे पिता इस बात को दीजिए अभी।
वार्षिक परीक्षा है निकट, अब घर नहीं जाऊंगा, होगी सफलता जब खत्म तब चरण दर्शन पाऊंगा। ये चिट्ठी होता था। शब्दों की कल्पना चिट्ठी कैसे होगी, और आज साधारण ढंग से हम हिंदी लिख नहीं पाते। अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन हिंदी लिख नहीं पाते। एक रिक्शा वाले को जाति ने पूछा, वो एक बार अचानक मुझे दूरसंकट विश्रामालय में यात्रा प्रमाण पत्र मिल जाएंगे क्या? अब उन पति को नहीं चला हिंदी कितनी खोज, दूरसंकट विश्रामालय कहाँ है, स्टेशन, बात चालक कौन हुआ, रिक्शा लिखने वाला, रिक्शा चलाने वाला, यात्रा प्रमाण पत्र क्या हो गया, टिकट। इतनी शुद्ध हिंदी ना बोल पाते, ना हम शुद्ध हिंदी बोल पाते, ना भाषा बोल पाते, ना अवधि बोल पाते, ना इंग्लिश बोल पाते, और हम गुमान बहुत करते पर बहुत अच्छा करते हैं। हमें जमीन पर हमें रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हमें जमीन पर ही सारी सामग्री उपलब्ध है, प्रकृति की सारी चीजें उपलब्ध है, जो हमें क्या करती है, पूर्ण ढंग से ठोस बनाती है, ठोस करती है। इसलिए बच्चे फिजिक्स ना हो, केमिस्ट्री ना हो, मैथमेटिक्स ना हो, आप हंस तो सकते हो बढ़िया से, हंस सकते हो बढ़िया से। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, तो आप जैसे पर्यटक लोग आए और पूछा कि भाई ये मूर्ति तो बना के आप दूसरी मूर्ति उसी रूप का क्यों बना रहे हो? उसी प्रकार का सेम मूर्तिकार ने कहा बना रहा हूँ, उसमें गलतियां हैं। फिर पूछा कौन सी गलती है? फिर उसने बार बार देखा, उसको लगा कहीं गलती दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर पूछा बार बार प्रेशर देने के बाद, आखिर बना क्यों रहे हो? मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ गलतियां नहीं है। अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, अगर इसमें कुछ गलतियां भी हैं तो आखिर ये बताओ सेट कहाँ करोगे, कहाँ लगाओगे? तो मूर्तिकार ने कहा तो 40 फीट ऊंचाई पर लगाऊंगा। तो फिर वो कहता है 40 फीट की ऊंचाई पर लगाओगे ताकि इसकी गलतियां ढूंढेगा कौन? वो बहुत ऊंचा रहेगा खड़ा। कहा कोई ढूंढे ना ढूंढे, मुझे तो पता है कि मेरी गलतियां क्या है। और उसकी गलतियां कहाँ थी? नाक के पास एक छोटा सा रेशा निकला हुआ था जो पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जिस मूर्तिकार ने इसे बनाया था उसे पता था गलतियां कहाँ पर। Have patience to understand and realize the consigns of the heart. हमारा आत्मज्ञान क्या कहता है, हम कितने कमजोर हैं, हमारा फीलिंग्स क्या है। हम दूसरों के सामने जाकर अपनी कमजोरी नहीं बताएंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी हम कमजोर कहाँ है, हमारा वीकनेस कहाँ पर है, उसको आइडेंटिफाई करें। There is a code word SWOT analysis. स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए, आपको वीकनेस पता होना चाहिए, और आपको फॉर इम्प्रूवमेंट का पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि सारे पत्रकार बंधुओं ने पत्रकारिता के बारे में आपको अच्छी सी बातें कही है। मैं फिजिक्स का आदमी हूँ और आपको पता है, बहुतों को पता है कि कुछ न कुछ लिखते रहता हूँ। मुझे भी कविता लिखने का शौक है, और मैं तो कहता हूँ रिटायरमेंट करने के बाद मुझे पेंशन ना मिले, लेकिन कविता मेरे पेंशन के रूप में काम आएगा। एक मंच शेयर करूंगा तो सब कुछ कमा दूंगा। तो मैं शायद लिखते रहता हूँ, लगभग 150 कविताएं मैंने लिखी अपने अभी तक, और ये संजोग नहीं बैठता कभी मैं उसको आगे वॉल्यूम कैसे बढ़ाऊं। कविता जब लिखता हूँ तो यही सोचता हूँ मेरी कविता कितनी अच्छी लगेगी, कितनी प्रभावी होगी, बल्कि मैं तो बंदी करता हूँ, और तो बंदी कर करके मैं खुद पढ़ता हूँ और सोचता हूँ ग्राहक को कि कोई मेरी कविता सुन ले। ये ताकत की बात है। आपके लिए ताकत होना चाहिए कि आप लिखते हैं, आप किसी को सामने प्रेषित कर सके। मैं पत्रकारिता को आपने सुन ली, और साथ साथ में मैं आपको सिर्फ एक कविता सुना रहा हूँ, अपनी जो मेरी रचना है, जो कि आज एक बर्थडे भी है कवि का, तो उसी बर्थडे पर प्रासंगिकता के साथ मैं कविता जो सब हाल में संभव हो सकता है मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आनंद उठाएंगे, सुनने का काम करेंगे आप? सुनाओ या छोड़ दूं? वर देता तुमको सदा, तुम अनंत तक खुश रहो। वर देता तुमको सदा, तुम अनंत तक खुश रहो। हे वरदायिनी बिना पानी ये लेखनी हम में भर हो। दिन गुजारे निकले जितनी चांदनी रातों में लिखती हो, मन के मोती जब के शिखा पर जैसे ओम की ज्योति हो। ये अज है धनी इस जग में प्रेम विश्वास का उपहार लिए, जन्म दिवस के इस अवसर पर हम खड़े हैं आशीर्वाद लिए। इस धरा पर इस जगत में जो भी हो सम्मान छिपा हुआ, वो लाकर दे दूं तुमको समझूं ये रहा उपहार तेरा। जिस रणभूमि में तल रहे हैं शिक्षा दीप का लौ लिए, मैं खड़ा हूँ अभिनंदन में जन्म दिवस का उपहार लिए। फूलों की बात की छोटी दिखे छोटी सोने की माला, सब कुछ पर निकले हार गले का, बने तेरे जीवन का दोसाला।
उपहार तुम्हें बहुत मिलेंगे और बहुत आशीर्वाद भी। आवाहन करता मैं आज मिले भावनाओं का श्रृंगार भी। चलो मनाएं जन्म दिवस, पावन में पुण्य प्रताप लिए, बने रहे यह गति मन की, चले तुम्हें साथ लिए। पढ़ो आगे फूल निजमन की व्यथा, मिले मेरा हमेशा साथ तुझे। वचन है मेरा हर सांझ सा में, होंगे खड़े हम साथ तेरे, होंगे खड़े हम साथ तेरे। ये एक अनुभव है हमारा। और जब आज मिलने लगे हमसे अभियंता की खोज में डूबे, अभियंता की खोज में डूबे, गमता हम भूल गए। अभियंता की खोज में डूबे, गमता हम भूल गए। ख्वाब देखा बड़ा हो जाऊं, सभ्यता सारी भूल गए, सभ्यता सारी भूल गए। कहाँ जाऊं वन चिकित्सक, कहाँ जाऊं वन चिकित्सक, डिग्री लेकर हैं भटक रहे। एक क्लिनिक खोल बैठा गांव में, इंजेक्शन देने का सूत्र भूल गए, इंजेक्शन देने का सूत्र भूल गए। मानवता संसार हुई जग में, मानवता संसार हुई जग में, जब खुद को पहचानना भूल गए। क्या कर ले अब स्नातक की डिग्री, जब नाम लिखना ही भूल गए, नाम लिखना ही भूल गए। खूब पढ़ाई करने हम, खूब पढ़ाई करने हम, देश से विदेश गए। याद न रहा गांव घर के दरवाजे, माँ बाप के चेहरे भूल गए, माँ बाप के चेहरे भूल गए। रहा क्या याद आज यहाँ, रहा क्या याद आज यहाँ, सिर्फ नफरत ही, सिर्फ नफरत की हेरा फेरी। याद न रहा अपने घर की तारीफ, घर के संस्कार भी भूल गए, घर के संस्कार भी भूल गए। समय निरंतर अपने गति पथ पर चल रहा बिना कौतूहल किए। याद रही दूसरों की परिधि, याद रही दूसरों की परिधि, अपनी सीमा भूल गए, अपनी सीमा भूल गए। अपना सब कुछ अच्छा हो, अपना सब कुछ अच्छा हो, सर्वत्र हमें याद रहा। आप क्या सोचेंगे आप जानो, कल तक थे अपने, ये आज हम भूल गए, ये आज हम भूल गए। आज मिले हो मुद्दतों से, आज मिले हो मुद्दतों के बाद, कहाँ गए ये याद न रहा। मशक्कत थी जीवन के लहरों में, पर दर्द सारे आज भूल गए, पर दर्द सारे आज भूल गए। और सर ये इस संदर्भ में है, जब आप आ गए कार्यक्रम बढ़ा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता मिली।